मुद्दों को लेकर ये सत्र चला, क्या केवल वही मुद्दे देश में हंगामा मचाने के लिए काफी थे या इसके अलावा और भी ऐसी बातें थी जो संसद के अंदर होनी चाहिए थी, जो शायद इन हंगामों की वजह से हो नहीं पाई। पॉलिटिक्स में, एक्टिविस्टों में, इस देश के बड़े बड़े एनजीओ चलाने वालों में, एकेडमिशियन में एक अजीब किस्म का पैथेटिक किस्म की नफरत रही है आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी को लेकर। गलत शब्द नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन जो टोन था उनका कहने का, जिस तरह से उन्होंने अंबेडकर 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 ये जो बात कही ना, ये बहुत ही ज्यादा मुंह चिढ़ाने वाली, मखौल उड़ाते हुए अंदाज में जो उनके मुंह से निकली। दोनों की गलतियां हैं। अगर पार्लियामेंट नहीं चल रहा है तो सत्ता पक्ष भी जिम्मेदार है और विपक्ष भी जिम्मेदार है। दोनों गैर जिम्मेदारपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, जिसके कारण पार्लियामेंट का ये हर्ष हमको देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को यह समझना पड़ेगा कि भाई सदन के अंदर एक्टिविस्ट मत बनो, सदन के अंदर अपने YouTube चैनल की और अपने ट्विटर हैंडल की और अपने फेसबुक पेजेस की रीच बढ़ाने की कोशिश मत करो। वो जो परिसर है वो दूसरी चीज़ों के लिए बना है। जब तक पक्ष और विपक्ष के बीच में संवादहीनता और शत्रुता भाव बना रहेगा, आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी चर्चाएं हम कर लें, कितनी चर्चाएं संसद के अंदर हो जाए, बाहर हो जाए, मीडिया में हो जाए, लेकिन जब तक ये भाव नहीं बदलेगा एक दूसरे भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स कभी भी दलित पॉलिटिक्स नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर के नाम पर सिर्फ बैलेंस कर रही है, उसकी पॉलिटिक्स कभी दलित की नहीं थी। लेकिन कांग्रेस की दलित पॉलिटिक्स जो पहले से थी, वो पुनः दलित पॉलिटिक्स को वापस लाना चाहते, क्योंकि 2024 में उनको दलितों का वोट मिला है। नमस्कार, अब उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। खबरों के खिलाड़ी में आज हम बात करने वाले हैं संसद के शीतकालीन सत्र की। देखिए, शीतकालीन सत्र खत्म तो हो गया, लेकिन जिस तरीके से ये सत्र चला और जिन मुद्दों को लेकर ये सत्र चला, क्या केवल वही मुद्दे देश में हंगामा मचाने के लिए काफी थे या इसके अलावा और भी ऐसी बातें थी जो संसद के अंदर होनी चाहिए थी, जो शायद इन हंगामों की वजह से हो नहीं पाई। लेकिन सत्र खत्म होते होते संविधान पर जो बहस शुरू हुई वो अंबेडकर पर आई, और उसके बाद जिस तरह की धक्का मुक्की हुई और जो कुछ संसद के मकर द्वार के आसपास देखने को मिला, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का जो लंबा दौर चला, सवाल सबसे बड़ा उन लोगों पर उठता है जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी संसद की गरिमा बनाए रखने की। संसद बहस के लिए है, अखाड़ा बनाकर धक्का मुक्की करने के लिए नहीं है। पक्ष हो विपक्ष हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है। सवाल सबसे है और यही सवाल हम जानने की कोशिश करेंगे आज। हमारे साथ खबरों के खिलाड़ी मौजूद हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सियासी लड़ाई इस तरह की धक्का मुक्की पर क्यों आ गई है, वो भी संसद के भीतर, जिस पर पूरी दुनिया की नजर होती है, जहां पर पूरे देश के लोग उम्मीद करते हैं कि उनके लिए कुछ बेहतर होगा। क्या ये संविधान की लड़ाई अंबेडकर के नाम पर जो आई, इसका एक बड़ा बहाना वोट बैंक को किसी तरीके से संजो कर रखना था? क्या पूरी कहानी है, वो जानने समझने की कोशिश करेंगे और इसके जरिए सियासी दलों को हासिल क्या होगा वो भी समझेंगे। सभी वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। समीर चौगावकर जी हैं, राकेश शुक्ला जी हैं, हमारे साथ अवधेश जी हैं, हमारे साथ पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, अनुराग वर्मा जी हैं। आप सबका बहुत स्वागत है अमर उजाला.com पर। पूर्णिमा जी, आपके साथ मैं शुरुआत करूंगा। बड़ा अहम है समझना, शीतकालीन सत्र में हम पहले भी चर्चा कर चुके थे कि किस तरीके से काम हो रहा है, लेकिन आखिर आते आते जो तस्वीरें, जो हंगामा, पहली बार ऐसा हुआ कि 2 सांसद घायल हो गए, उनको अस्पताल तक पहुंचाना पड़ा। जिम्मेदारी कौन लेगा? आरोप प्रत्यारोप का तो एक बड़ा लंबा दौर चल रहा है, जिम्मेदारी की भी बात होगी। और गरिमा जो संसद की तार-तार हुई है, जो देश देख रहा है, जो युवा देख रहे हैं और जो अब तक मान रहे थे कि संसद में बहुत गंभीर काम हो रहा है, वो किस तरीके से लेंगे इसको? जो भी हुआ वो तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। गरिमा तो तार-तार हुई है, ये तो सच्चाई है। और संसद में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं कि वो लोगों की समस्याओं पे चर्चा करेंगे, किन्हीं गंभीर मुद्दों पे चर्चा करेंगे। संविधान पे बहस हुई, वो भी काफ़ी एक वेलकम मूव था, वो भी अच्छा रहा। संविधान के बारे में चर्चा भी अच्छी हुई है, लेकिन जो अंत होते होते हमने देखा, जो कि उसका पेनल्टीमेट जो कल्मिनेशन हुआ है, आपस की जो धक्का मुक्की और चोट लगने में और काउंटर एलिगेशंस वो सब में, वो थोड़ा सा बहुत अनफॉर्चुनेट सा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। संसद में हर किसी को बोलने का अधिकार होता है, हर किसी को अपनी बात रखने का, और दूसरा कोई उससे अगर एग्री नहीं कर रहा है तो उसको उससे विरोध करने का भी अधिकार होता है। और ये सारा कुछ मुझे लगता है कि एक मर्यादा के अंदर रह के करना चाहिए था। मतलब मसल पावर की संसद में मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई भी जरा सी भी जगह या गुंजाइश होनी चाहिए, जो कि हमें इस बार संसद में पहली बार दिखी। आदर्श जी, मैं तो उस जमाने से हाउस की कार्यवाही देख रही हूँ, जो संसद हो या उसके पहले यूपी असेंबली हो,
तो यूपी असेंबली में भी हमने एक बार वो सीन देखा था जब माइक फेंके गए थे, टेबल उखाड़ के फेंके गए थे, जूते चप्पल चले थे और सांसदों के सर फूटे थे, चोटें आई थी, नाक मुंह से खून निकला था। वो दौर भी हमने देखा है। तो ये कोई पहली बार मसल पावर हमें दिख रहा है ऐसा नहीं है। मसल पावर हमने देखा है, जो भी जहाँ पे भी लेकिन हुआ वो अनफॉर्चुनेट है। लेकिन जो संविधान चर्चा के दौरान जिस तरह का माहौल बन गया था, जो लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी जब भाषण हुए और भाषणों का लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया, राज्यसभा में अमित शाह ने जवाब दिया, और अमित शाह का जो जवाब था वो खत्म होते होते तक टेम्परेचर हम देख रहे थे कि इतना चढ़ गया था कि वो कहीं ना कहीं तो वो एक्सप्लोड होना था, जो कि हमें इस रूप में दिखाई दिया। जिस तरह से अमित शाह ने, देखिए, कांग्रेस के ऊपर चुन चुन के वार किया। प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में बिल्कुल सही कहा, जो भी कहा, हालांकि जो कहा आधा उन्होंने बेकहा छोड़ दिया, वो चलिए अलग बात है, उस पर हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह ने भी काफ़ी कुछ कहा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने जो अंबेडकर पे बवाल जो हमने देखा और जो जिस लहजे में उन्होंने कहा, देखिए, अमित शाह ने अपने जो भी वक्तव्य दिया उसमें कहीं पे कोई गलत शब्द नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन जो टोन था उनका कहने का, जिस तरह से उन्होंने अंबेडकर 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 ये जो बात कही ना, ये बहुत ही ज़्यादा मुंह चिढ़ाने वाली, मखौल उड़ाते हुए अंदाज में जो उनके मुंह से निकली, शायद वो डेलिबरेट नहीं रहा होगा, निकल गया भाषण में देते हुए। कभी कभी रॉ में आदमी बोल जाता है, लेकिन जिस तरीके से उनके मुंह से बात निकली वो तो फिर उसमें हल्ला गुल्ला मचना ही था, उसमें हंगामा होना ही था, और हंगामा हुआ। तो अब हुआ तो ये तो अनफॉर्चुनेट है, चोट लगी, आपस में धक्का मुक्की हुई, लोग सीढ़ियों से गिर गए, कोई किसी के ऊपर गिर गया, तो वो तो खैर चलिए उसके बाद की बात है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो वजह रही उस हंगामे की, वो वजह नहीं आनी चाहिए थी। जो भी बात कहनी थी प्रधानमंत्री जी ने भी कही, ठीक से कही, अमित शाह ने भी बाकी सारा भाषण तो अपना जो भी कहा ठीक से कहा, लेकिन वो जो पर्टिकुलर जो अंबेडकर वाला पोर्शन जो उन्होंने जिस तरह से कहा, वो हंगामा तो उससे होना ही था। और वो हंगामा अभी फिलहाल रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। संसद बेशक खत्म हो गई है, एडजर्न हो गई है, लेकिन वो हंगामा अब सड़कों पे चलेगा। हम देख रहे हैं देश में कई जगहों पे उसके बाद तुरंत प्रदर्शन हुए, और ये अब एक वाकई में विपक्ष के हाथ में एक फिर से मुद्दा लग गया है, और वो मुद्दे को लेकर इस पर राजनीति इधर से भी होगी उधर से भी होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है अवधेश सर, क्या वाकई विपक्ष के हाथ एक ऐसा मुद्दा लग गया है जिस पर राजनीति तो हो ही रही है, हम देख ही रहे हैं, लेकिन ऐसा मुद्दा लग गया है कि बीजेपी को थोड़ा कदम पीछे हटाने पड़ेंगे? अमित शाह जब भाषण दे रहे थे, उस भाषण को बेस बनाकर जो ये पूरा बड़ा विवाद शुरू हो गया, जो धक्का मुक्की तक आ गया, वाकई वो उस तरह का विवाद था या केवल उसका इस्तेमाल जिस तरीके से हम देख रहे हैं वैसे हो रहा है? लेकिन जिम्मेदारी की जब बात होगी तो जिम्मेदारी संसद की गरिमा बनाए रखने की तो सबकी आएगी। आदर्श, अब यह स्थिति से हमको जरा ऊपर उठना पड़ेगा कि हम किसके साथ हैं, किसके विरोध में हैं। ये राजनीति का एक स्वाभाविक चरित्र है कि विचार के आधार पर, कार्यों के आधार पर हम किसी के पक्ष में या विपक्ष में होते हैं। कम से कम संसद के परिसर में, जो इन्होंने कहा हुआ है उस पर उतर, संसद के परिसर में यह स्थिति पैदा होगी, सांसदों के बीच हिंसा होगी, सांसद गिर के घायल होंगे, विपक्ष के नेता के विरुद्ध जघन्य अपराधों में, गंभीर अपराधों में मामला दर्ज होगा, फिर विपक्ष के लोग भी मामला दर्ज कराएंगे, और उनमें कोई भी बीच बचाव करके रास्ता निकालने के लिए नहीं आएगा। कम से कम इस डरावनी खतरनाक स्थिति की कल्पना किसी ने नहीं की थी। पूर्णिमा जी ने जिसकी बात की वो तेलंगाना विधेयक के, तेलंगाना वाले के समय ही केवल हुआ था संसद में ऐसा कभी नहीं हुआ। केवल तेलंगाना को लेकर के जो आंध्र प्रदेश के सांसद थे वो अवश्य ये स्थिति पैदा कर रहे थे, और उसमें कांग्रेस के भी सांसद टारगेट होते थे, गाली गलौज भी हुआ है, लोगों को हेलमेट पहन के आना पड़ा। और जिस दिन पारित हो रहा था, मुझे डेट शायद 17 फरवरी 2013 था, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है डेट, उस दिन राज्यसभा में चारों तरफ से किवाड़ बंद करके और तब उसको पारित कराना पड़ा था। इसके अलावा कभी, और बाहर उसी के कारण एक मिर्च का स्प्रे हुआ था, जो सांसद उसके बाद फिर उनको टिकट भी नहीं मिला। तो ये एकमात्र घटना हुई थी। देखिए, जब राजनीति सामान्य मतभेद असहमति से उठकर शत्रु भाव में परिणत हो जाएगी, दुश्मनी में परिणत हो जाएगी, घृणा में परिणत हो जाएगी, तो उसकी कहां वो जाएगा आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं।
अमित शाह जी का जो गृह मंत्री अमित शाह जी का जो भाषण है वो 1 घंटे 41 मिनट के आसपास का है। उसमें से आपने 12 सेकेंड की एक पंक्ति निकाली है, और जब दिन में भाषण हो गया तो वो कहीं नहीं था, कोई चर्चा। रात में जब जयराम रमेश जी ने उसको एक एक्स पर डाल दिया तो लगा कि हा कर सकते हैं। क्या होता है कि जब आपको, जैसे आपको एक बार खून का स्वाद लग जाता है, उसके बाद वो ज़्यादा शेर या जो भी हो खूंखार हो जाता है। तो एक बार लोकसभा चुनाव में संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस झूठे नैरेटिव का आंशिक लाभ विपक्ष को मिल गया। तो अब लगता है कि ऐसे ही देश की जनता को भ्रमित करके और फिर बीजेपी को कमजोर किया जा सकता है, हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके पास मुद्दे होते नहीं है संघर्ष के लिए। तो उसी प्रकार से अमित शाह जी उसी पंक्ति में आगे कह रहे हैं कि हमें तो आनंद है कि आप अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, लेकिन आपका इतिहास अपमान का रहा है, वो आ रहा है। तो जो आपने पूछा है, मेरा इस समय वो विषय नहीं है लाभ हानि होगा, इतना अगर जनता देश की भ्रमित होगी तब तो कोई उपाय नहीं है। मेरा कंसर्न यह है कि क्या इस देश की राजनीति में किसी भी दल के अंदर यह स्थिति बची हुई है कि नहीं कि कोई विवेकशील शांत तरीके से अपने नेतृत्व से भी बात कर सके कि यह स्थिति खत्म होनी चाहिए। क्या संसद में ऐसे नेता नहीं बचे हैं जो ये बात कर सके बीच बचाव करके? चंद्रशेखर जी लास्ट जो उनका अंतिम 7-8 साल का कार्यकाल था, या 10 साल का भी कह सकते हैं, वो बीच में खड़े होते थे, दोनों को डांटते भी थे और कई बार शांति हो जाती थी। वो भी स्थिति नहीं है। सोशल मीडिया ने इतना विकृत कर दिया है विचार के संघर्ष को कि सम्मान का भाव खत्म है एक दूसरे के प्रति। और जो लास्ट बात है कि इससे कहां से पैदा होता है, मणिशंकर अय्यर जी की जो अभी किताब आई है, जिस पर उन्होंने उसमें लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी को कभी चाय बेचने के लिए उनको नीचा नहीं कहा है, लेकिन उसमें वो कहते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे व्यक्ति को देश कभी प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करेगा या बहुमत देगा। तो ये उनका भाव नहीं है। इस देश की पॉलिटिक्स में, एक्टिविस्टों में, इस देश के बड़े बड़े एनजीओ चलाने वालों में, एकेडमिशियन में एक अजीब किस्म का, पैथेटिक किस्म की नफरत रही है आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी को लेके। तो वो पचा नहीं पा रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर हो गया। वो आप उसको, तो उसके कारण ये सारी स्थिति होती है, इकारत का भाव पैदा होता है। और राहुल गांधी जी, मैं किसकी गलती है उसमें नहीं जाता हूं, लेकिन अगर कोई सांसद गिर गया है, आपको वहां गाली भी दी जा रही है, तब भी रुकना चाहिए था। पहला बाट उनका आना चाहिए था कि जो कुछ भी हुआ है, अगर कोई सांसद घायल है तो पहले अस्पताल ले जाएं, हम सबका दायित्व है, राजनीतिक संघर्ष चलता रहता है। अगर वो अस्पताल चले जाते, फोन कर देते, तो मैं समझता हूं कि बीजेपी को भी इतना करने का आधार नहीं मिलता। आप फूल बांटते हैं गांधी जी के नाम पर और गांधी जी का एक एक्ट नहीं करते हैं। जी करना चाहूंगी, चूंकि इन्होंने कहा कि मैंने मेरा नाम लेके रेफरेंस दिया कि तेलंगाना वाले कॉन्टेक्स्ट में नहीं। अवधेश जी, आपकी मेमोरी शॉर्ट होगी, जिस समय विमेंस रिजर्वेशन बिल हाउस में आया था और शरद यादव उस समय प्रेजेंट थे, वो माजरा देखा था कि किस तरह से बिल को फाड़ के कॉपियां उठाई गई थी, धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई थी, आपस में भिड़ने लगे थे, आपस में सांसद भिड़ने लग गए थे, मतलब रोकना पड़ा था लिटरली फिजिकली इंटरवीन करके। ममता बनर्जी के जमाने में भी हमें याद है, वो टेबल पे चढ़ के उन्होंने एक बिल की कॉपी फाड़ी थी और उसमें भी धक्का मुक्की की नौबत आ गई थी। तो संसद इतना सीक्रेट कभी नहीं रहा है, वहां ऐसे मसले होते रहे हैं, संसद के अंदर होते रहे हैं, ये तो फिर भी संसद के बाहर हुआ है जो धक्का मुक्की हुई है। और धक्का मुक्की ठीक है, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि हो गई होगी। दूसरा सीसीटीवी सामान्य सी धक्का आदर्श जी, अगर फाड़ दिया गया था, वो सब घटनाएं हुई। इमीडिएटली सरकार अगर सीसीटीवी फुटेज जारी कर देती तो माहौल इतना नहीं बिगड़ता। वो आज तक नहीं जारी हुआ है, तो इससे शक पैदा हो रहा है कि कहां से कौन चाह रहा है माहौल बिगाड़ना। ठीक है अनुराग सर, कौन माहौल बिगाड़ना चाह रहा है? सीसीटीवी फुटेज को लेकर चर्चा इस घटना के बाद से हो रही है कि भाई सब कुछ, और संसद नई भवन बनी है, तमाम पूरी सुरक्षा के तमाम इंतजामों से इक्विप्ड है, उसके बाद फिर सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं आ रही है बाहर? क्लिप्स आ सकती हैं। राहुल गांधी के बयान को जिस तरीके से अमित शाह के 12 सेकंड के बयान को दिखाया गया, तो राहुल गांधी की बाइट को भी काट कर दिखाया गया, तो वो भी क्लिप आनी चाहिए सामने कि वहां हुआ क्या था मकर द्वार पर। देखिए, अब अगर आप क्लिप की ही बात करेंगे तो ये ऐसा मामला था कि इसमें क्लिपें तो दोनों तरफ से आएंगी, ऐसा नहीं है कि कोई एक तरफ से आएगी। लेकिन अगर हम इस पूरे जो घटनाक्रम रहा है इसको अगर हम नरेट करें, उसका विश्लेषण करें, तो इस बार देखिए आदर्श की एक इस बार का जो सत्र था उसमें एक नई चीज़ थी एकदम।
वो ये थी कि नेहरू गांधी फैमिली के एक जो बहुप्रतीक्षित चेहरा जो था वो संसद में इस बार था, प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी वाड्रा की अगर आप मेडन स्पीच की बात करें, काफ़ी इम्प्रेसिव उन्होंने बातें भी करी, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ने उनके जो थोड़ा सा समझदारी का परिचय देने की कोशिश की गई थी प्रियंका गांधी जी के द्वारा, वो राहुल गांधी जी ने अपने स्टाइल से, उसे मैं स्टाइल कहूँगा, उसको मैं कुछ और नहीं कहूँगा, उन्होंने अपनी स्टाइल से उसको कहीं ना कहीं सब गुड़ गोबर कर दिया। राहुल गांधी जी को एक चीज़ समझने की, देखिए विपक्ष, नेता विपक्ष हम पिछले 75 सालों से देख रहे हैं, लेकिन जो इस तरह के नेता विपक्ष कम होके एक एक्टिविस्ट ज़्यादा अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को जीवंत रखने के लिए वो जो काम करते हैं, वो राजनीति में कहीं ना कहीं एक्सेप्टेड, तो कोई ऐसी किताब तो लिखी नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं इनको खुद कटघरे में लाके खड़ा कर देता है। यहाँ सबसे अच्छा एक चीज़ और भी मुझे डाउट है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एक सोची समझी रणनीति भी हो कि सदन के अंदर बहन जी एक तरह से बात करेंगी, भाई दूसरी तरह से बात करेंगे, और एक गुड कॉप बैड कॉप वाला, हाँ, तो इस तरह से वो मैसेजिंग जाएगी कि और कैडर को एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कैडर इस पूरे घटनाक्रम में एक्टिवेट हुआ या डीएक्टिवेट हुआ या डिमोटिवेट हुआ, वो समय बता पाएगा। आज उसको कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से राहुल जी के ऊपर एफआईआर वगैरह हुई, हालांकि राजनीति में एफआईआर होती रहती है, राहुल जी तो इस सब चीज़ों के माहिर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को ये समझना पड़ेगा कि भाई सदन के अंदर एक्टिविस्ट मत बनो, सदन के अंदर अपने यूट्यूब चैनल की और अपने ट्विटर हैंडल की और अपने फेसबुक पेजेस की रीच बढ़ाने की कोशिश मत करो। वो जो परिसर है वो दूसरी चीज़ों के लिए बना है, उसको वहाँ पे उतना समझो। ये भी ज़रूरी बात है। लेकिन राकेश सर, जिस तरीके से हम लोगों की पहले भी बात हो रही थी, बाबा साहब अम्बेडकर पर आ रहा हूँ क्योंकि पूरा विवाद संविधान पर बहस, फिर उनका नाम आना, उसके बाद शुरू होता है प्रासंगिकता। बाबा साहब अम्बेडकर की तो उतनी है राजनीतिक दलों के लिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस को शायद लग रहा है कि संविधान के नाम पर वोट खींच कर ले आए थे, सीटें बढ़ा ली थी। बीजेपी को लग रहा है कि भाई अभी तो और भी बहुत सारे चुनाव होने हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर हमारे पास रहें, क्योंकि ये आपने पॉइंट आउट किया था। इसमें मुझे एक पॉजिटिव बात इस पूरी धक्का मुक्की में ये लगती है कि सोशल मीडिया पर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जितनी बातें हो रही हैं, कम से कम आज का युवा जो शायद उनके बारे में कम जानता होगा या नहीं जानता होगा, वो जाकर देख भी रहा है, समझ भी रहा है क्या था, क्यों था, कैसे था, क्या उन्होंने किया था, सब कुछ जान भी रहा है। लेकिन इस पर जो राजनीति जिस तरीके से हो रही है वो किस दिशा में जा रही है? आदर्श भाई, 18वीं लोकसभा में सबसे ज़्यादा शिक्षित सांसद चुन के आए हैं। 423 सांसद ग्रेजुएट हैं, 27 सांसद जो हैं पीएचडी हैं, 119 सांसद हायर एजुकेटेड हैं। तो मुझे लगता है आज़ादी के बाद ये जो 18वीं लोकसभा है, इसमें सबसे ज़्यादा शिक्षित सांसद, और शिक्षित सांसदों के बीच में जो सबसे बड़ा विषय था वो था संविधान का विषय। तो निश्चित तौर पे देश का जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी ये जानना चाहती थी कि ये शिक्षित सांसद क्या नई दिशा में लेके जाना चाहते हैं भारत को, और देखने को क्या मिल रहा है। पहले से ही राजनेताओं की छवि युवा पीढ़ी में बहुत अच्छी नहीं है, और जो घटना हुई उस घटना ने उस छवि को और भी डैमेज किया है। तो पहली जिम्मेदारी तो सांसदों की ये बनती है कि हमें देश को कहाँ ले जाने की नीति लेके चलना चाहिए, और दूसरा नई पीढ़ी का राजनीति में रुझान बढ़े, झुकाव बढ़े और सम्मान बढ़े, उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो क्या हम ये मान के चले कि जब कम पढ़ी लिखी संसद थी तब ज़्यादा अच्छी थी? अभी बार बार जिक्र आ रहा था पार्लियामेंट का। मुझे याद है यूपीए गवर्नमेंट का जो पहला कार्यकाल था 2004 से 9 वाला, मैं भी पार्लियामेंट में था। आरजेडी के सबसे ज़्यादा सांसद चुन के आए थे और बाह समेट के दौड़ते हुए आते थे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को धमकाने के लिए हाउस के अंदर। तो ये स्थितियाँ कोई नई नहीं है, लेकिन जो स्थिति अभी आई है वो बिल्कुल नई है। दो बातें महत्वपूर्ण है। पहला
कि प्रताप सारंगी गिरे, उन्हें चोट लगी। उन्होंने प्रथम दृष्टा ये कहा कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया, वो गिरे मेरे ऊपर, मुझे चोट आई। क्योंकि अभी तक कोई प्रमाण सामने नहीं आया, इसलिए प्रताप सारंगी की बात को तब तक सच माना जाएगा जब तक कोई दूसरा तथ्य सामने नहीं आता। दूसरी बात, इस घटना के तुरंत बाद राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हमने किसी सांसद को धक्का नहीं मारा है, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। तो ये दोनों बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी एक सस्पेंस क्रिएट करके रखी हुई हैं कि धक्का लगा या नहीं लगा। दूसरा, आचरण की और अंबेडकर की जो आप बात कर रहे हैं, मैं पहले भी बोला था कि इस समय पर राजनीतिक दलों में अंबेडकर को हाईजैक करने की एक प्रतिस्पर्धा चल रही है और दोनों तरफ से पक्ष और विपक्ष दोनों ये कोशिश कर रहे हैं कि अंबेडकर को कैसे हाईजैक कर लिया जाए, क्योंकि वो अंबेडकर अब प्रतीक हो गए हैं वोट के। अब वोट का प्रतीक होने के कारण ये सारी स्थितियां चल रही। एक टाइम था जब काशीराम जी अंबेडकर को लेकर चल रहे थे, अब एक टाइम ये आया है कि कांग्रेस पहले अंबेडकर को दबा के उनको दलित नेता निरूपित करने का प्रयास की थी और अब अंबेडकर के कंधे पे बैठ के वो दलितों का मसीहा बनने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स कभी भी दलित पॉलिटिक्स नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर के नाम पे सिर्फ बैलेंस कर रही है, उसकी पॉलिटिक्स कभी दलित की नहीं थी। लेकिन कांग्रेस की दलित पॉलिटिक्स जो पहले से थी वो पुनः दलित पॉलिटिक्स को वापस लाना चाहते, क्योंकि 2024 में उनको दलितों का वोट मिला है और महाराष्ट्र चुनाव में उनके पास से दलित जिस तरीके से छिटका है, उसके लिए उनके लिए अंबेडकर आज बहुत प्रासंगिक हो गए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, देखिए वोट बैंक की तो लड़ाई है ही और कहीं इसीलिए लड़ाई दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात संसद की गरिमा की है। समीर सर, संसद की गरिमा को लेकर बहुत बातें होती रही, बहुत भाषण हमने सुने हैं, अलग अलग बड़े बड़े नेताओं को सुना है, कई बार लोकसभा राज्यसभा के अंदर भी सुना है, बाहर भी सुना है। लेकिन जब मौका आता है, और वाकई एक बात जो अवधेश जी ने कही थी उसमें से मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ऐसा कोई बड़ा नेता भी नजर नहीं आता कि इस तरह की चीज़ों को वो अगर खड़ा हो जाए तो कम से कम सांसद सुन लें, समझ लें, खत्म हो जाए। क्या वो कटुता का स्तर अब वहां तक पहुंच चुका है कि अब या तो हाथापाई होगी या हमारी मानो वाली बात होगी? निश्चित रूप से ये सिर्फ संसद में नहीं, संसद के बाहर भी अगर आप पार्टियों का व्यवहार अगर देखोगे तो उस स्तर पर चला गया है। देखिए, अंबेडकर को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो संविधान किस 75 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो उसके लिए जब चर्चा का प्रस्ताव आया, 2 दिन कर चर्चा हुई, प्रधानमंत्री मोदी का उस पर भाषण हुआ, अमित शाह का भाषण हुआ, राहुल गांधी ने इस पर जो भाषण दिया, और अमित शाह के भाषण को जिस तरीके से मतलब उसमें से क्लिप निकाल कर जिस तरीके से चर्चा की गई, और ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर डर था लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आरक्षण के नाम पर कि खत्म हो जाएगा या संविधान में बदलाव होगा, उसके नाम पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में नुकसान उठाना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आकर टिक गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी को डर था कि कहीं ऐसा इसका रिएक्शन फिर वैसा ना हो जाए जो लोकसभा चुनाव में हुआ था। तो तुरंत अमित शाह को शाम को पत्रकार वार्ता करनी पड़ी, क्योंकि ये डर था कि कहीं मेरी बात जो कहा है मैंने उस बात का गलत नैरेटिव जनता के बीच कांग्रेस या विपक्ष इस्तेमाल न कर ले। तो अमित शाह ने आके उस बात को क्लैरिफाई करने की कोशिश की थी। देखिए, दूसरे दिन जो हुआ कि राहुल गांधी ने धक्का दिया नहीं दिया, मुझे लगता है इस संबंध में जब सीसीटीवी फुटेज जो आएंगे, क्योंकि पूरा पार्लियामेंट सीसीटीवी फुटेज में, मुझे लग रहा है लोकसभा सचिवालय, लोकसभा स्पीकर को तुरंत इसका फुटेज जारी करना चाहिए था कि भाई राहुल गांधी ने धक्का दिया है कि नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कंप्लेंट दर्ज की थी, धाराओं में FIR दर्ज हो चुकी है राहुल गांधी के ऊपर। अब यह तय है कि राहुल गांधी को बुलाया जाएगा, जिन धाराओं में मामला दर्ज है निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस बुलाएगी। अब कब बुलाएगी, राहुल गांधी से कब पूछताछ होती है, गिरफ्तारी होती है नहीं होती है, हालांकि सब बेलेबल है, उनका बेल भी उसमें हो जाएगा, तो ये देखने वाली बात होगी कब बुलाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई अब अंबेडकर को लेकर मामला हो रहा है, जबकि जिस व्यक्ति के बारे में जितना झगड़ा हो रहा है, जिसका ना भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना है ना कांग्रेस का लेना है। भारतीय जनता पार्टी तो खैर तब थी नहीं, जनसंघ या संघ गए तो उनका भी कोई अंबेडकर से कंसर्न नहीं रहा, ना कांग्रेस का रहा है। अब ये चूंकि पूरी दलित राजनीति की बात है कि भाई दलित वोट कैसे लिए जाए, क्योंकि बिना दलित के आप राजनीति बहुत लंबे समय तक कर नहीं सकते हो। दलितों का वोट जिस तरीके से अब मायावती से निकल चुका है, एक बड़ा वोट अभी इस बार अखिलेश यादव के साथ जुड़ा है, जिसने PDA की बात की थी और जिस तरह से सीटें जीती, तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि कहीं यह नैरेटिव न चले कि भाई भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, अंबेडकर विरोधी है। और जो PDA के बाद अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में करके 37 सीटें जीत ली, कांग्रेस ने जीत बात करके अपनी सीटों को 99 तक लेकर चले गए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन गए, तो नैरेटिव का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, दोनों पक्ष बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि कांग्रेस अंबेडकर को हत्या कर दलितों को अपने पक्ष में लामबंद न कर सके
और भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर को कांग्रेस के पास जाने से बचाने की कोशिश कर रही है कि भाई उसको लेकर हाईजेक न करे। तो ये सीधे सीधे वोट बैंक की राजधानी है। जहां तक सेशन की बात है तो आप देखिए किसी भी सेशन के अंदर कोई बहुत प्रोडक्टिव काम बहुत ज्यादा होता नहीं है। आप हर सेशन आप देखेंगे तो किसी ना किसी, इस बार सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन का एक बिल जरूर आया जो जेपीसी के अंदर चला गया। बाकी अगर आप पूरा कार्यकाल अगर देखेंगे 25 नवंबर से जो शुरू होकर 20 दिसंबर को खत्म हुआ, 152 घंटे चर्चा हुई है, जिसके अंदर अगर लोकसभा में देखेंगे तो 52% और राज्यसभा में 42% प्रोडक्टिविटी उसकी देखी गई है। तो इस तरीके से अगर सेशन जो चल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय चाहे वो बजट सेशन हो या उसके बाद फिर जो साल के जो 3 सेशन होते हैं कोई बहुत प्रोडक्टिव देखने को मिलेगा। अब मुझे लग रहा है कि ये भारतीय संसद का ये एक स्थायी भाव बनने जा रहा है कि जहां विपक्ष को सरकार को घेरना है, हो हल्ला होना है, सत्ता पक्ष भी जिसका प्रमुख दायित्व है कि भाई पार्लियामेंट का सेशन चले। सर्वदलीय बैठक किस लिए बुलाई जाती है सेशन के पहले? इसलिए बुलाई जाती है, ये लोकसभा स्पीकर का काम है या पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर का काम है या सरकार का बड़ा दायित्व है कि भाई संसद सत्र चले। पहले तो सरकार को करना पड़ेगी, बहुसंख्यक और बहुमत तो उनके साथ है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार भी कहीं इस मामले में चूक रही है, विपक्ष भी इस मामले को चूक रहा है। दोनों की गलतियां हैं। अगर पार्लियामेंट नहीं चल रहा है तो सत्ता पक्ष भी जिम्मेदार है और विपक्ष भी जिम्मेदार है। दोनों गैर जिम्मेदारपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, जिसके कारण पार्लियामेंट का ये हर्ष हमको देखने को मिल रहा है। नहीं, यही इसीलिए तो ये सवाल उठ रहा है सर कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट को लेकर लोगों के अंदर बड़ी गंभीरता होती है लेकिन वो दिखता नहीं। विनोद सर, नैरेटिव की लड़ाई है, अपने अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। एक पक्ष 12 सेकंड के क्लिप काट कर चला देता है, दूसरा पक्ष वो क्लिप काट कर चला देता है जिसमें बात तो पूरी हो रही है लेकिन सुनाई इतना ही देता है कि हाँ धक्का मुक्की हुई है, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि कई बार हो जाती है, खरगे जी को भी चोट आई है, इस तरह की भी बातें हो रही हैं। ये जो नैरेटिव की लड़ाई हो रही है, जो क्लिप काट कर नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, सिर्फ वोट बैंक की लड़ाई के तौर पर इसको देखें या गरिमा वाकई खत्म हो चुकी है? सांसदों के बीच आपस में भी, सत्ता पक्ष के बीच, विपक्ष के बीच, एलओपी है एक तरफ बाकी बड़े नेता हैं, ये परिस्थिति बहुत गंभीर होती दिख रही है। देखिए, पिछले कई वर्षों से मैं ये बात कह रहा हूँ, जो आज अवधेश जी ने भी कही है, और बल्कि एक चैनल पे तो मेरा ये, मैंने किसी डिस्कशन में कहा था तो बाकायदा वो प्रोमो बहुत चला। मैंने कहा था कि इस लोक, और जो भी मोहन भागवत जी ने कहा था 2011 जून को 2024 को, कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष विरोधी नहीं होते हैं, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष होता है, पक्ष और प्रतिपक्ष होता है। मैं इसको बहुत कई सालों से कहता रहा हूँ कि लोकतंत्र में दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, प्रतिस्पर्धी होते हैं, लेकिन शत्रु नहीं होते हैं। ये जो शत्रुता का भाव पिछले कई वर्षों से विकसित हुआ है दोनों के बीच में, वो इसका मूल कारण है। घटना देखिए, अभी पूर्णिमा जी ने जो कहा, मैं बहुत घटनाओं गवाह हूँ, हाउस के अंदर कई बार सफल हो चुका है। जब एक बार लोकसभा में बिल फाड़ा गया था, महिला आरक्षण विधेयक, जो शरद यादव और मुलायम सिंह यादव और लालू यादव ने फाड़ा था, वो भी, उसका भी मैं गवाह था। राज्यसभा में जब महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ था यूपीए के समय, तो शीशे टूटे थे सदन के, और राजनीति प्रसाद जो लोकसभा के आरजेडी के सांसद थे, वो सस्पेंड किए गए थे। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, वो चेयर पर जो है अंसारी साहब चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे, उनकी मेज पर चढ़ गए थे और धक्का मुक्की, बहुत बड़े अनरूली सीन हुए थे उस समय भी, अंदर हुए हैं। ये सदन के बाहर हुआ है। देखिए, घटना जो है, ये तो सच्चाई उसकी सीसीटीवी से ही पता लगेगी, लेकिन प्रकट तौर पर जो ये है कि भाई ये लोग अंबेडकर की मूर्ति से धरना देने के बाद हाउस के अंदर जा रहे थे, सत्ता पक्ष के लोग वहाँ धरना दे रहे थे। वैसे आम तौर पर अब ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि सत्ता पक्ष के लोग सदन में हंगामा करने लगे हैं, धरना देने लगे हैं, वरना ये काम विपक्ष किया करता था। सत्ता पक्ष के लोग चूँकि बहुमत में होते थे, वो नहीं करते थे, और इसलिए कई बार वो गतिरोध खत्म हो जाता था, क्योंकि विपक्ष ना हल्ला गुल्ला मचा के नारेबाजी करके वापस बैठ जाता था, उसकी भड़ास निकल जाती थी, उसका आक्रोश निकल जाता था। लेकिन जब सत्ता पक्ष भी जवाबी कार्रवाई करेगा तो फिर वो टकराव बढ़ता है। ये हाउस के अंदर भी हो रहा है, हाउस के बाहर भी हो रहा है। तो वहाँ ये स्थिति हुई। अब वो दोनों स्थितियों से बचा जा सकता था, या तो विपक्षी जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे थे और नेता थे, वो रास्ता बदल देते, कहते भाई मकर द्वार की बजाय हम दूसरे द्वार से चले जाएंगे, जैसा कि कहा जा रहा है, उनको शायद सिक्योरिटी वालों का भी था। या सत्ता पक्ष के लोग ही कहते चलो भाई इनको निकल जाने दो, हम अपना विरोध करते रहेंगे बाद में, तो मुद्दा खत्म। कोई भी एक पक्ष जो है अपनी जिद को अगर छोड़ देता, लेकिन दोनों की जिद थी, उनकी जिद थी कि हम इसी रास्ते से जाएंगे, और इनकी जिद थी कि हम इसको निकलने नहीं देंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, सारंगी साहब जब गिरे तो मैंने अपने ही साइड पे पढ़ा था उनका पहला, कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पीछे से धक्का आया और वो एक सांसद के ऊपर उनका धक्का लगा और वो मेरे ऊपर गिर पड़े, वो सांसद जो है। बाद में ये हुआ कि राहुल गांधी ने धक्का दिया। अब
सच्चाई क्या है सीसीटीवी से पता लगेगा। और ये भी सही है, ये किसी ने कहा कि जब तक उसका वो नहीं आ जाता तब तक उन्हीं की बात सच मानी जाए, ऐसा थोड़ी होता है। सीसीटीवी ही सच बताएगा। तो दोनों बातें 50-50 है, कोई लोग उनकी बात को गलत मानेंगे, कोई लोग सही मानेंगे। एक बयान है वो तो, लेकिन तुमको चोट लगी है, ये सामने अस्पताल में है, मुकेश राजपूत अस्पताल में ही तो सामने है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई जो है, जो मूल कारण मैंने बता दिया, दिक्कत ये आ रही है कि हमेशा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में सेतु का काम कौन करता है। दो इंस्टीट्यूशंस हैं जो सेतु का काम करते हैं, एक चेयर यानी स्पीकर और सभापति, और दूसरा संसदीय कार्य मंत्री। दोनों सदनों में हमने बहुत सारे संसदीय कार्य मंत्री देखे हैं, स्पीकर भी देखे हैं। हमें वो दौर याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने, सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, यूपीए गवर्नमेंट थी, और अटल जी ने कुछ ऐसी टिप्पणी करती थी, शुरुआती दिनों की बात है, कि सोमनाथ चटर्जी ने इंटेंट किया वो इस्तीफा दे देंगे। अटल जी गए उनके कमरे में और जाके कहा उन्होंने कि दादा मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, और ये जो है आप ऐसा मत करिए, और बात खत्म हो गई। तो रीच आउट करते थे एक दूसरे को सत्ता पक्ष और विपक्ष, वो व्यवस्था खत्म हो गई। अभी जब राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण बात थी, लेकिन बजाय रीच आउट करने के विपक्ष को, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर रिजिजू साहब ने सीधे सीधे विपक्ष पे हमला बोल दिया। तो ऐसा नहीं होता है। संसदीय कार्य मंत्री एक काम होता है कि आप रीच आउट करें जाए। हम मतलब मैं वो घटना मुझे याद है, गुलाम नबी आज़ाद जब ने ये बात कही थी, अटल जी प्राइम मिनिस्टर बने पहली बार, मदन लाल खुराना को बनाया उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री। ताज़ा नरसिम्हा राव सरकार गई थी, गुलाम नबी आज़ाद उस सरकार के संसदीय कार्य मंत्री थे। अटल जी ने खुराना जी को भेजा और कहा कि गुलाम नबी 5 साल संसदीय कार्य मंत्री रहे, इनसे सीखिए संसद कैसे चलाई जाती है और इनसे सहयोग मांगिए। खुराना जी गए और उनसे बात हुई और पूरा समझा उन्होंने। तो ये कल्चर रहा था उसका। प्रमोद महाजन संसदीय कार्य मंत्री थे, किस तरह रीच आउट करते थे विपक्ष को। सुषमा जी करती थी, प्रेमदास मुंशी करते थे, गुलाम नबी आज़ाद करते थे, मदन लाल खुराना करते थे, और पीछे मतलब कितने, जयपाल रेड्डी करते थे। बहुत सरकारें, बहुत पार्लियामेंट देखी हमने। वेंकैया नायडू भी थे राज्यसभा के सभापति, उनके खिलाफ तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया, वो तो बीजेपी के ही थे, यही विपक्ष था, यही सरकार थी। भैरव सिंह शेखावत के खिलाफ कभी नहीं आया। तो कभी ये चेयर को भी सोचने का विषय है कि आखिर आपके खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव क्यों आ रहा है। चिंतन करिए ना आप, चिंतन कोई चीज होती है, ठीक है, गिर गया, अच्छी बात हुई, वो नहीं स्वीकार हुआ। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये चीजें जो है गंभीर चिंता का विषय है। और मैं तो बार बार कहूंगा कि दिक्कत जो है तब तक बनी रहेगी जब तक पक्ष और विपक्ष के बीच में संवादहीनता और शत्रुता भाव बना रहेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी चर्चाएं हम कर लें, कितनी चर्चाएं संसद के अंदर हो जाए, बाहर हो जाए, मीडिया में हो जाए, लेकिन जब तक ये भाव नहीं बदलेगा एक दूसरे को, भाई जरा सी बात में अटल जी उठा के सोनिया गांधी को फोन कर देते थे, सोनिया गांधी अटल जी को फोन कर देती थी। तो ये अब क्यों नहीं हो रहा है? अब क्यों नहीं शीर्ष नेता आपस में बैठ के बात करते हैं? क्यों नहीं संवादहीनता तोड़ते हैं? ये जो है जब तक ये स्थिति बनी रहेगी, आज ये घटना हुई, अगले सत्र में फिर कोई घटना हो जाएगी अगर यही भाव रहा, और दोनों जिम्मेदार है उसके लिए। जी, संसद की गरिमा की बहुत चर्चा हो रही है, गरिमा घटी है, तार तार हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो शत्रुता का भाव, भाई किसी को तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड लेना पड़ेगा ना। अब ठीक है, धक्का मुक्की हो गई, लेकिन अब आप उसके बाद एक कदम आगे जाके अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा दीजिए किसी के खिलाफ, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन लगा दीजिए। तो ये शत्रुता का भाव खत्म करने की भावना है। ये धाराएं क्या उस माहौल में जो भी हुआ उसमें लागू होती हैं? क्या किसी के चिल्लाने से कोई अगर असहज हो जाए, अवधेश जी बहुत जोर जोर से कभी चिल्लाते हैं, मैं बहुत असहज हो जाती हूँ, तो क्या मैं इनके खिलाफ वही धारा लगा के केस कर दूंगी? तो अगर आपस में धक्का मुक्की हुई है, माहौल उस समय भी गर्म है, तो उसमें क्या इस तरह के चार्जेस लगाए जाएंगे? चार्जेस तो सोच समझ के लगने चाहिए ना। और जब इस तरह के चार्जेस लगेंगे और उसको आप एफआईआर में बाकायदा कन्वर्ट करेंगे बिना उसका प्रूफ दिए हुए, तो फिर शत्रुता घटेगी कि बढ़ेगी? ये बड़ी बात आपने कही। देखिए सर, जल्दी से तकनीकी पक्ष है वो, कि जब भी संसद के परिसर में कोई घटना होती है, संसद के परिसर के कस्टोडियन होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। और अगर मामला पुलिस में गया है तो क्या स्पीकर की अनुमति ली गई है? क्या स्पीकर के द्वारा पुलिस को बुलाया गया, या सीधे सांसद पहुंच गए करने? दोनों तरफ के, ये एक तकनीकी प्रश्न भी है। ये तो है ही है, इस पर भी बात करनी होगी। लेकिन अवधेश सर, बड़ा अहम सवाल है कि
बात किसी तरीके से समझने की होनी चाहिए। ठीक है, आप राहुल गांधी पर तमाम तरह के आरोप लगाते हो, या अपने हिसाब से हर दल दूसरे नेताओं पर नैरेटिव बनाता है, लेकिन इतने नासमझ तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के नेता इतने नासमझ हो सकते हैं कि इस तरह की धक्का मुक्की, और धक्का मुक्की आप सब गवाह है कि संसद में पहले भी होती रही है। और राहुल गांधी की पूरी बात सुने तो वो कह रहे हैं कि हाँ, धक्का मुक्की होती है, पहले भी होती रही है, धक्का मुक्की हुई है, वो इनकार भी नहीं कर रहे हैं इस बात को। फिर और जो बात पूर्णिमा जी कह रही है, इस तरह के आरोप लगाना या इस तरह की धाराएं लग जाती हैं उनके ऊपर, तो ये कहां से संवादहीनता टूटेगी? कोशिश तो कहीं से नहीं हो रही। पहले तो मैं पूर्णिमा जी को कहूंगा कि संसद के धक्का मुक्की से मेरे डिबेट की तुलना ना करें। हाँ, मैं जो है चिल्लाने और असहज होने की मैं बात चिल्लाता भी नहीं हूँ और अपनी बात को जोरदार तरीके से कहता हूँ, और पूर्णिमा जी को इतनी सहन शक्ति रखने चाहिए, हमने इतने ज़्यादा जोर से भी सुनी है। और कोई पर्सनल अटैक किसी पर मैं जीवन में करता नहीं हूँ, जीवन में एक अवसर आए थे व्यक्तिगत, किसी में वो सहन शक्ति होनी चाहिए। तो वो जो है पर्सनल अटैक मैं किसी पर करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि डिबेट में पर्सनल अटैक का मतलब है आप गंदे नाली के कीड़े की तरह आपका व्यवहार है। मैं हमेशा मानता हूँ कि उसमें हम नहीं बुलबुला सकते हैं, हमारा वैचारिक स्तर पर असहमति होती है, पूरा लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन पर्सनल अटैक नहीं कर सकते, पहली बात। अब आते हैं, देखिए ये बात सही है कि अब पुलिस को कार्रवाई करनी होगी तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से करनी पड़ेगी, ऐसे वो कार्रवाई वहाँ पुलिस नहीं कर सकती है, क्राइम ब्रांच को दे दिया है। आंदोलनों में देखिए अब कुछ बातें बोलनी पड़ेगी। समस्या अगर विपक्ष को उपराष्ट्रपति से, देखिए उपराष्ट्रपति से समस्या है, ये दिखाई दे रहा है, मान ली विपक्ष की गलती भी है, मैं ये भी यहां तक मानता हूं, तब भी इस सीमा तक चीजें चली गई, उसके बाद भी बीच बचाव का रास्ता नहीं होगा तो क्या होगा? विपक्ष गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, विपक्ष को भी अपनी बात रखने का राज्यसभा में पूरा अवसर मिलना चाहिए, और सभापति के पास पूरा अधिकार है कि असंसदीय शब्द है उसको निकाल सकते हैं, रिकॉर्ड से हटवा सकते हैं, सरकार के पास उत्तर देने का पूरा अवसर होता है। तो अगर मैं मानता हूं विपक्ष जितना किया है उतना नहीं होना चाहिए, उपराष्ट्रपति और विपक्ष के नेता के बीच इस ढंग से तू मैं में हो जाए कि वो कहें कि आप मेरे कमरे में आइए, ये कहें कि आपके कमरे में क्यों आए, आप अपने कमरे में बुलाकर अपमानित करते हैं। तो फिर मान लीजिए अगर वो कह रहे हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान और मजदूर का बेटा हूं, आप किसी का सम्मान नहीं करते कि तो मैं कैसे सम्मान करूं? देखिए ये तो स्थिति कभी पैदा नहीं हुई, मैं ये कह रहा हूं, इस लेवल की स्थिति कभी पैदा देश में मैंने सुनी नहीं है। पहले भी असहमति रही है, उपराष्ट्रपति से भी रही है, लोकसभा अध्यक्ष से रही है, लेकिन इस ढंग का कभी, जिस समय बीजेपी के सांसदों को बर्खास्त कर दिया था सोमनाथ चटर्जी ने, पूरी बीजेपी खिलाफ में थी, लेकिन ये नहीं कि अब उनके खिलाफ अविश्वास करो और ये करो, कुछ नहीं हुआ था। खैर इस लेवल तक जाना नहीं चाहिए था। ये उपराष्ट्रपति का, मैं तो पिछले दिनों भी बोला हूँ कि अब तो राष्ट्रपति की भूमिका इसमें होती है। राष्ट्रपति जरूर, मैं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से जितना उनको जानता हूँ, मेरा विशेष, हम लोगों के विशेष आग्रह है कि उनको जरा दोनों पक्ष को बैठाना चाहिए और एक लेवल पर कम से कम संसद की राजनीति को लाने की कोशिश होनी चाहिए। अब आते हैं अगली विषय पर। देखिए फुटेज में किसकी गलती है, नहीं गलती है, ये जो विषय होता है ना, ये कानूनी पेचीदगी में पड़ने से कभी रास्ता नहीं निकलता है। हमारे देश का भले वो न्याय संहिता बन गई हो, लेकिन आधार अंग्रेजों के दिए हुए कानून है और वो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। इसलिए मैं तो उसके पक्ष में नहीं हूँ, फुटेज आए कहाँ आए, मैं एफआईआर के पक्ष में नहीं हूँ। किसी लेवल पर कोई एफआईआर दोनों पक्षों की ओर से करने की मैं नहीं मानता हूं कि एफआईआर होनी चाहिए थी। कुछ किसी भी स्तर पर चले जाए तो सांसद एक दूसरे के खिलाफ, जो समीर जी ने कहा, जो एक वितृष्णा मतलब राजनीति को लेकर लोगों में बढ़ रही है इन कारणों से, वो ज़्यादा बढ़ेगा और ये संसदीय लोकतंत्र के लिए भयावह है। लेकिन दिनकर जी की एक पंक्ति है, मैं शायद आपके चैनल पर सुनते होंगे, उन्होंने कहा है कि होता नरता का इतिहास बड़ा, जब बड़े लोग पर्वत से टकराते हैं, नर को देंगे मान भला क्या हुआ, जो नाहक एक दूसरे को धकियाते हैं। और राजनीति पर ही की थी, उनका कहीं इशारा था उस लेवल की है कि इस प्रकार की पॉलिटिक्स में आम आदमी, माने मनुष्य का सम्मान ही खत्म हो रहा है ना भाई, अब क्या बचेगा। तो इसीलिए ये एक बहुत ही लेवल से बाहर की चीज चली गई है।
तो जो आप पूछ रहे हैं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि उसका फुटेज जारी हो, उसकी छानबीन हो, कौन दोषी है नहीं दोषी है। और हम लोग आंदोलन के आदमी रहे हैं, लेकिन जो बड़ा पक्ष है वो भी कहा बातचीत से सुलझा रहा है, वही वो कर भी तो अरे भाई, मेरी बात आपके दर्शक सुनेंगे जो मैं बोल रहा हूं। हम लोग आंदोलन के आदमी रहे हैं, अनेक बार धक्का मुक्की, यहां तक कि पुलिस भी अगर हम लोगों के धक्का से गिरती है तो मैं वहां खड़ा होता हूं तो उसको भी उठाने की कोशिश करता हूं। सत्याग्रह इसको कहते हैं, उठाने की कोशिश करता हूं, लड़ाई बाद में होती। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के अध्यक्ष थे, पूर्णिमा जी को, समीर, सबको याद होगा रखे। तो 1992 में एक बड़ा आंदोलन हुआ था और बोट क्लब उस समय जो भी कहा जाए उस पर पूरी बौछार हुई थी, वो गिर गए थे। हाँ, फिर उनको लाके एम्स में भर्ती कराया गया। जैसे खबर मिली कि कई मंत्री कांग्रेस सरकार के एम्स चले गए, राजेश पायलट जी चले गए, नवल किशोर शर्मा थे, इधर अपने गुलाम नबी आजाद से सब चले गए। अब क्या लड़ाई लड़ेंगे आप? तो ये एक व्यवहार था कि मतलब ऐसे देखें कि सारे पत्रकार खड़े हैं, एक तरफ बीजेपी खड़ी, एक तरफ दूसरे नेता ये हमले कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां और उसके बाद दोनों मिलकर हाथ मिलाते हैं। तो ये परिस्थिति थी। इसके बगैर संसदीय लोकतंत्र नहीं चल सकता है, कोई लोकतंत्र नहीं चल सकता है। इसलिए जो स्थिति बन गई है, अब तो देश के जो एक्टिविस्ट हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, इन सबको भी विचार करने का अवसर है। क्या हम संगठित होकर के कोई ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं वैचारिक लेवल पर कि विचारधारा के स्तर पर इतना मतभेद होते हुए भी कम से कम संसद के अंदर, क्योंकि ये लोग भले कहें वो खींचाखींची हुई है, लेकिन तेलंगाना को छोड़ के अंदर कभी मारपीट की स्थिति आई हो, ये मुझे याद नहीं है कि कभी आई हो। वो बाकी चीजें हुई है, सारी चीजें बाकायदा बाहें चढ़ा करके हाँ, वो मतलब हाउस में आकर के उनको रोका गया। बिल्कुल लग रहा था बाहर चढ़ाना भी नहीं, उतर गए थे। ऐसा लगा, मैं तो था प्रेस गैलरी में, वो मैं नाम भी लेना उचित नहीं समझता वैसे, कि वो दोनों सांसद एक बिहार के थे, दिल्ली के पास हरियाणा के थे, और दोनों के बीच में बिल्कुल ऐसा लगा कि बिल्कुल अब पहलवानी हो ही जाएगी। फिर बाकी लोगों ने तुरंत उनको जो है रोका। तो ये सब दृश्य हुए हैं, मतलब लेकिन आदर्श ऐसा है सांसद को मारने कि के अब उनके सामने तक पहुंच गए। अब फैक्चुअल पोजीशन क्या है? फैक्चुअल पोजीशन यह है कि कांग्रेस एक भी काम नहीं दिखा सकती जो अंबेडकर जी के सम्मान में किया हो। और एक स्वाभाविक था, चूंकि नेहरू जी के पत्र देखेंगे तो नेहरू जी मानते थे, और उनके पत्र में है कि अंबेडकर ब्रिटिश गवर्नमेंट का समर्थन करते हैं, कांग्रेस के विरुद्ध हैं। अब गांधी जी या तो इस पर सोचे, कई वो पत्र लिखते हैं, अब वो फैक्ट है वो नहीं है, उस पर हम बहस कर सकते हैं। तो वो एक धारणा थी, और वो मानते थे कि दूसरे दलित नेता जो उदार बीच के हैं उनको हमको आगे बढ़ाना चाहिए, जगजीवन राम के जैसे। तो जो पहला मंत्रिमंडल बना था, गांधी जी के पास सूची गई, उसमें डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं था। तो गांधी जी ने पूछा कि अंबेडकर का नाम नहीं, क्योंकि अंबेडकर गांधी के सबसे कटु आलोचक थे। पुस्तक लिख दिया अछूतों के लिए गांधी और अंबेडकर ने क्या किया है, तो उसके बाद उनका नाम ऐड हुआ, फैक्ट है। और दूसरा फैक्ट यह है कि विपक्ष की सरकार में ही अंबेडकर को सम्मान मिला, डॉक्टर अंबेडकर को। चाहे बीपी सिंह की सरकार थी, वो भारत रत्न मिला है, और उसमें बीजेपी बाहर से समर्थन दे रही थी, बसपा समर्थन दे रही थी, और वामपंथी पार्टियां समर्थन। अब नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय सरकार में सर्वाधिक सम्मान अगर अंबेडकर को मिला है तो इसी सरकार में मिला है। उनके सभी स्थानों को तीर्थ स्थल में परिणत करना, कार्यक्रम करना, संविधान दिवस मनाना, जो उन्हीं लोगों की मांग थी, तो हुआ है। अब इसमें ये जो है ना, ये भी एक कमजोरी होती है कि इसमें हम है नहीं, जो होने का प्रयास करते हैं तो फिर आपको उठपटांग हरकत करनी पड़ती है। ठीक है, जल्दी से मैम, जल्दी से। अंबेडकर जी के सम्मान और अपमान पे बात अभी हो रही थी। कांग्रेस ने अंबेडकर जी का अपमान किया, ठीक है, जग जाहिर है, पब्लिक डोमेन में है। उनको कैबिनेट से इस्तीफा देना उन्होंने दे दिया, उन्होंने चुनाव मतलब उनके खिलाफ लड़वा दिया, वो कांग्रेस के अगेंस्ट चुनाव हार गए, ये सब पब्लिक डोमेन में है। लेकिन जो अच्छी बात इस सारे माहौल में निकल के वो आई है कि हमें ये भी पता चल रहा है कि उस जमाने में आरएसएस, जो कि आज की भाजपा की जननी है, वो कितना अब इनका विरोध करती थी, ये पब्लिक डोमेन में कहीं नहीं है। अब लोगों को पता चल रहा है कि जीते जी शव यात्रा अंबेडकर की आरएसएस ने ही निकलवाई थी। तो ये भी अच्छी बात है कि लोगों को हर साइड का तथ्य पता चल जाए। देखिए, अंबेडकर के पूरी रचना में
संघ के विरुद्ध एक शब्द नहीं है। मैं देश से पूछता हूं, एक शब्द निकाल दीजिए। सावरकर को सावरकर साहेब कहते हैं, डॉक्टर हेडगेवार के प्रति उनका सम्मान है। और सुनिए, जब वो पहला चुनाव लड़े और दूसरा चुनाव लड़े, उनका अलायंस जनसंघ के साथ था। जब उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया तो उसका सेक्रेटरी बनाया आरएसएस के एक प्रचारक दत्तोपंत ठेंगरी को। सुन लीजिए, जानता नहीं है देश। जब वो चुनाव लड़ रहे थे भंडारा से, तो उन्होंने दत्तोपंत ठेंगरी को अपना इलेक्शन एजेंट बनाया है। मैं बहुत सारी बातें कह सकता हूं, क्योंकि आरएसएस के जो दलितों के भी काम था, उसको बोलते थे कि आपसे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उससे वो सहमत होते थे। जो सावरकर जी ने पतित पावन मंदिर बनाया, उस कार्यक्रम में गए। जब शंकराचार्य को बुला के उन्होंने भोजन कराया, अंबेडकर जी कार्यक्रम में गए हैं। इसलिए झूठे, यही कह रहा हूं कि ये समय आ गया है कि झूठे नैरेटिव से बाहर नहीं निकलेंगे तो अब क्या मारपीट पर जाएगी। और पत्रकारों के, बुद्धिजीवियों का विशेष दायित्व है कि सच्चाई को समझ के सच्चाई की तरह रखें। नेहरू जी को तो मैं बहुत सम्मान करता हूं, और उनका एक स्टैंड था, वो स्टैंड था, उस पर भी बहस हो सकती है। लेकिन इस समय वो समय नहीं है कि अंबेडकर जी के नीति पर हम इस समय बहस करें, और देश में आग लग सकती है उस पर अगर बहस हो जाए तो। ठीक है, देश में आग तो लगी हुई है ना, कम से कम वोट बैंक की आग तो लगी हुई है। जिस तरह की मारपीट हो रही है, धक्का मुक्की से मैं जोड़ रहा हूं इसको, मारपीट के संदर्भ में मत लीजिएगा। नहीं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है, वोट बैंक को लेके आग नहीं लगी हुई है। सर, आग नहीं लगी, फिर धक्का मुक्की हो जाती है, फिर बयानबाजी हो रही है। आग अभी नहीं लगी, आग अब लगेगी, क्योंकि अंबेडकर को लेके संसद में जो हुआ, उसके बाद अब यही लड़ाई सड़क पे आएगी। सड़क पे सत्ता और प्रतिपक्ष दोनों आमने सामने होगा। अब सवाल ये है कि जो शत्रुता की बार बार बात होती है, तो संसद की शत्रुता अब सड़क पे आएगी। और सड़क पे मुझे लगता है जो अभी तक वैमनस्यता दिखाई नहीं दी आम जन के बीच में, वो वैमनस्यता भी दिखाई देगी। एक बहुत मौलिक बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कि मैं छात्र राजनीति किया हूँ, छोटे शहरों में कहीं आपस में मतभेद नहीं होता था। हर कार्यकर्ता अपनी पार्टी, अपने संगठन के लिए काम करता था, लेकिन चौराहे में सब एक साथ मिला करते थे। अब जिस तरीके की परिदृश्य तैयार हो रहा है, उससे ये लग रहा है कि आपसी संवाद वास्तव में अब खत्म होने वाला है, और शत्रुता अब संसद से लेके सड़क, सड़क से लेके शहर, शहर से लेके गांव तक फैलने वाली है। बार बार संवाद की बात आती है। मैं जितना पार्लियामेंट कवर किया हूँ, उस हिसाब से संवाद स्थापित करने का सबसे बेहतर और उपयुक्त जगह होती है आपके बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग। उसमें सभी पक्ष के नेता होते हैं, और वहाँ सारी बातें बड़ी खुल के होती है, और सारी चीज़ें तय होती हैं संसद में क्या होना चाहिए। तो सबसे मूल होता है कि जो स्पीकर होता है, स्पीकर कोशिश होती है कि भाई सब लोग यहाँ पे बैठ के सारी जितनी आपकी कटुता है वो ठीक है, आप बाहर करिए, लेकिन हाउस चलने दीजिए, क्योंकि सभी के सांसदों को हाउस चलना जरूरी है। नहीं चलेगा तो अपने क्षेत्र की बात नहीं रख पाएंगे। तो हो ये रहा है कि सभी पार्टियां अपने सांसद को एक बाउंड्री में बांध देती हैं, एजेंडे के तहत वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं, संवाद नहीं होता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा कुछ और होती है, हाउस शुरू होने पर चर्चा कुछ और होने लगती है। तो ये संवादहीनता इसलिए नहीं टूट रही क्योंकि जब एक साथ सभी लोग बैठते हैं, सभी दल के नेता, उनके बीच में भी संवाद नहीं होता, और वहाँ भी कहीं ना कहीं कटुता बढ़ती जा रही है। ठीक है अनुराग सर, जिस बात को लेकर ये पूरी बहस शुरू हुई, जो हमने देखा धक्का मुक्की वाला पूरा एपिसोड, उस भाषण में ऐसा था वाकई जिसको लेकर इतना बवाल उठाया जाना चाहिए था, या उठा, या शुरू हुआ, इतनी सियासत हो गई उस पर? या देखिए, जिस तरीके से शुरुआत में पूर्णिमा जी ने कहा था कि कहते कहते कई बार आदमी अपनी बात कह जाता है, संदर्भ कुछ और होता है, लेकिन उस पर इस तरह की सियासत है, केवल गृह मंत्री अमित शाह ने वो कहा, या उनकी भाषण में वो चीज़ जिक्र आ गया? देखिए, अगर आप आज़ाद भारत के जितने भी इस टाइप के जो शर्मनाक घटनाएं हुई हैं और वो कैसे शुरू हुई और कैसे ख़त्म हुई, तो ये बहुत कुछ राजनीतिक दल इस वजह से नहीं करते कि वो करना पड़ गया, वो करने के लिए किया जाता है, और उसकी पोजीशनिंग के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब हम कितने दिनों से देख रहे हैं, हम कितने दिनों से ये डिस्कशन कर रहे हैं कि संसद का सत्र नहीं चलने दिया जा रहा है। तो क्या ये डेलिब्रेट होता है? क्या ये सुर्खियां बटोरने के लिए होता है, या अपने क्षेत्र की जनता को ये दिखाने के लिए होता है कि हमने संसद में काम किया?
काम, संसद का काम ना चलने देने का काम हमने किया। तो ये कहीं ना कहीं जो अपने आप को सोशल मीडिया में, टीवी पे जो दिखाई देने की ललक कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र को डैमेज कर रही है, उसको गलत डायरेक्शन पे ले जा रही है। जो अभी हम सब लोग एक बातें कर रहे थे कि हम सबने ये देखा हुआ है कि कितने भी विरोध होने के बाद राजनीतिक दल और बड़े नेता गले मिलते थे, हाथ मिलाते थे, साथ चाय कॉफी पीते थे, साथ में बातें करते थे। वो कटुता अब इतनी ज्यादा हो गई है कि वो अब दूसरे की चोट का और दूसरे के खून बहते देख के भी मजाक उड़ाया जा रहा है। एक राहुल गांधी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो निश्चित रूप से कांग्रेस का आईटी सेल ही उसे कहीं ना कहीं चला रहा है, जिसमें राहुल गांधी जी नारियल तोड़ते हुए दिखाए जा रहे हैं। वो 100-150 नारियल तोड़ रहे हैं और साथ में ये बड़ा मजाकिया कैप्शन लगा आ रहा है, अगर सच में धक्का दिया होता तो क्या होता। तो ये क्या आग में घी डालने का काम नहीं किया जा रहा है क्या? राहुल गांधी जी की जो अपनी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उसको देखते हुए क्या वो अपने को इस वीडियो से या इसकी जो मैसेजिंग है उससे अलग कर सकते हैं? नहीं। ये जो कटुता आ रही है और जिस तरह से ये कटुता की राजनीति हो गई है, वो कहीं ना कहीं इस देश की राजनीति को डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाएगी। ठीक है समीर सर, कटुता तो आ रही है लेकिन कटुता तो दोनों तरफ से आ रही है। जो बड़ा पक्ष है यानी कि जो सत्ता में पक्ष है उसकी भी तो जिम्मेदारी है, उधर से जो कोशिश हम देख नहीं रहे। कल की तस्वीरें मुझे याद है, अनुराग ठाकुर और तमाम सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सत्ता पक्ष संसद में परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहा है विपक्ष के खिलाफ, और वो तब जब वो गिनती आप गिनाते हैं कि नंबर के में तो हम बहुत आगे हैं। देखिए साल में 3 सत्र होते हैं, अगर आप पूरा साल का हिसाब लगा लोगे तो मुश्किल से 2 महीने सत्र चलता है, 60 दिन का पूरा साल का पकड़ लोगे तो राजनीतिक दलों की हालत देखिए आप, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, कि 60 दिन पर ये बैठ के देश के हित में कोई अच्छी सार्थक चर्चा नहीं कर सकते और किसी विषय पर एक अच्छा संवाद की स्थिति नहीं कर सकते। भाई पूरे 10 महीने तो आपके पास है ना बाहर लड़ने के लिए, कम से कम जब पार्लियामेंट के जब सेशन चलते हैं कम से कम उस समय तो आप सार्थक बहस और चर्चा कर लिया करो। अब स्थिति इतनी विकट हो गई है, देखिए जिस तरह की जो घटना घटी उसके बाद मुझे लग रहा है कि सीनियर लीडर्स को उसमें लीड लेना चाहिए था। लोकसभा स्पीकर से बड़ी भूमिका निभा सकते थे, वो राहुल गांधी से बात करते, वो पार्टी के पार्लियामेंटी अफेयर मिनिस्टर से बात करते। पार्लियामेंटी अफेयर मिनिस्टर मुझे लगता है अगर राहुल गांधी के पास चले जाते उस समय, मल्लिका जो खड़गे के कैबिन में चले जाते, मिलने के चले जाते कि भाई ये दुखद स्थिति उत्पन्न हुई है, आप संवाद करते, तो मुझे लग रहा है ये स्थिति नहीं आती कि सांसद जाकर शिकायत दर्ज कर रहे हैं और सिर्फ एक शिकायत के आधार पर ही पुलिस 6 आरोप धाराओं में आपके ऊपर केस दर्ज कर लेती है। भाई पहले आप जांच तो करोगे ना कि किस किस धाराओं में केस दर्ज करना है, सिर्फ जो लिख के दिया उसके ऊपर बिना जांच करे आप धाराओं में केस दर्ज कर रहे हो। मुझे लगता है कि ये सब बता रहा है कि संबंध किस हद तक चले गए। और जब सत्ता पक्ष कहने लगे कि विपक्ष मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने लगे, विपक्ष कहने लगे कि भाई अब देश में आग लगने की स्थिति आ गई है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जब संबंध इस स्तर पर चले गए कि सत्ता पक्ष कहे कि हमें विपक्ष मुक्त सरकार चाहिए कि जहां विपक्ष नहीं हो, और विपक्ष कहे कि हम सरकार को काम नहीं करने देंगे और सरकार के खिलाफ लगातार इस तरीके से एक प्रपोगंडा खड़ा करें, तो मुझे लग रहा है संवादहीनता इस स्तर पर चली गई है। और बड़े नेता, अब तो कोई बहुत बड़े नेता बच्चे भी नहीं, अगर आप दोनों पार्टी के अंदर देखेंगे तो अब ऐसे बड़े लीडर्स नहीं है कि जिनका बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव हो और जो स्थिति में है कि दोनों पक्षों को साथ में लेकर चल सके। तो मुझे लग रहा है कि ये अब जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहिए, लोकसभा स्पीकर को देखना चाहिए, राज्यसभा में सभापति को देखना चाहिए, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर को देखना चाहिए। अब किरण रिजिजू जैसे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर होंगे, मुझे लग रहा है कि जिनका राजनीतिक जीवन भी अगर आप देख लो तो वो उस परिपक्व नेता नहीं है कि उनसे आप उम्मीद करो कि वो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जैसे जिम्मेदारी वाला पद निभा सके जिसका अक्रॉस द पार्टी एक सम्मान हो, संपर्क और संबंध हो, जिसकी बात हो सके। तो मुझे लग रहा है कि आप किस नेता को कौन सी पोस्ट दी जा रही है ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो जिस तरीके से राजनीति अब चली गई तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है, यह स्थिति और दिन पर दिन बदतर होने वाली है। और वो दिन दूर नहीं है कि जिसे एक आध दिन हम ये भी देखेंगे कि पार्लियामेंट में मारपीट हो गई है और मार्शल बुलाने पड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है वो दिन देखना दूर है, इसी 5 साल के कार्यकाल में हमें वह भी देखने को मिलेगा। अब पार्लियामेंट कोई चलेगी, कोई सार्थक चर्चा होगी, किसी विषय पर विचारों का आदान प्रदान होगा, मुझे नहीं लगता हमें इस तरह का देखना मिलेगा। और इस बार तो 80 नए सांसद चुनकर आए, पहली बार आए। उन्हें पुराने सांसद कैसे सांसद देना चाहते हैं? क्या यही उनको सिखाना चाहते हो कि पार्लियामेंट बने इसलिए कि यहाँ पर आप आओ, तख्ती लहराओ, आप यहाँ पे होल्ला करो, पार्लियामेंट को चलने मत दो? सत्ता पर और विपक्ष दोनों को सोचना पड़ेगा कि वो आने वाले नए सांसदों को और आने वाली युवा नेताओं
उनको वो कैसा भविष्य और कैसे संसद देना चाहते हैं और देश की जनता के सामने भी वो कैसा आचरण रखना चाहते हैं। जो लोकसभा में हुआ है कल वो देश की विधानसभा में शुरू होगा। अब ये जो उदाहरण पेश हुआ है, अब आप देख लेना आने वाले समय जब विधानसभा के सत्र होंगे आपको यही देखने को मिलेगा कि धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई, इस तरह से हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत गलत एक संदेश गया है दोनों पक्ष को, सत्ता पक्ष और विपक्ष को। देश के भविष्य के बेहतर के लिए, पार्लियामेंट के अच्छे व्यवहार के लिए, एक अच्छी डिबेट के लिए उनको आपस में इस तरीके से जो कटुता का भाव है खत्म करना पड़ेगा। और मुझे फिर लगता है कि इस बार लोकसभा स्पीकर को इस घटना के बाद तुरंत एक सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए थी। मुझे लग रहा है वो चूक गए इसमें। ठीक है विनोद सर, एक आखिरी टिप्पणी आपकी इस पर, और सीधा बाकी तो आप जो कहेंगे कंक्लूड कीजिएगा, लेकिन एक सवाल मेरा भी है कि राहुल गांधी जिस मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे थे, अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, आप नेता विपक्ष हैं, इस बार आप जिस रोल में हैं वो रोल पहले के रोल से बहुत डिफरेंट है। एक कदम राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बढ़ाया जा सकता था। जनता के बीच तो आप फिर जाते कि भाई हमने तो कोशिश की लेकिन नहीं सुना गया, या नहीं बात हुई, या नहीं संवाद किया गया। मैंने तो पहले ही अपने वक्तव्य में कहा था, दोनों तरफ में से कोई भी एक तरफ बढ़ा देता कदम तो झंझट ही नहीं होता। तो उसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं, उसमें विपक्ष के लोग भी शामिल हैं। दरअसल अभी विधानसभाओं की बात कर, विधानसभाओं में तो ये सब हो चुका है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में तो कितनी बार जो है कुर्सियां चली हैं और सर फूटे हैं। पूर्णिमा जी और हम लोग गवाह हैं उन घटनाओं के। प्रेस गैलरी में बैठे हुए थे पूरा, और कम से कम 3 बार वहाँ हुआ है ये। पहले 1993 में हुआ, फिर 1996-97 में हुआ। हाँ, 93 में सबसे पहले हुआ था जब पहली बार बीएसपी गवर्नमेंट बनी थी, जब वो, और उसके बाद 97 में हुआ। तो ये उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात विधानसभा में हो चुका है, तमिलनाडु विधानसभा में हो चुका है। बहुत कई विधानसभाओं में इस तरह के अशोभनीय दृश्य जो है दिखाई जा चुके हैं। पार्लियामेंट में, संसद में कम से कम ये नहीं होता था एक तरह से। पिछली बार राज्यसभा में हुआ था जब वो सांसद सस्पेंड किए गए थे कि महिला मार्शल ने आरोप लगाया था कि तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने उनके साथ मिसबिहेव किया, और तो ये सब दृश्य वहाँ भी होने लगे। ये शायद एक्सटेंशन है मुझे लगता है राज्यों की राजनीति का केंद्र की राजनीति में इस तरह से, क्योंकि आप देखिए ना राज्यों में तो ये शत्रुता का भाव आ गया था। डीएमके और एआईडीएमके के बीच में, एसपी बीएसपी के बीच में ये शत्रुता का भाव बिल्कुल आ गया था। लेकिन केंद्र में ये शत्रुता का भाव नहीं था जो अब आ गया। अंबेडकर जी को लेकर बहुत चर्चा हो, राष्ट्रीय दलों में आ गया। अंबेडकर जी की बात हो रही थी। देखिए अंबेडकर जी की जो राजनीति थी, जो उनका विचार था, उससे भाजपा तो तब थी नहीं, जो हिंदूवादी ताकतें थी वो भी असहज थी, और कांग्रेस के भी तमाम हिंदूवादी नेता असहज थे, क्योंकि वो पूरी तरह से सोशल ऑर्डर को बदलने की बात करते थे। और जो उनका, और अब उस बहस में जाना ये सही है कि जो सारा पब्लिक डोमेन में है कि कांग्रेस ने उनके खिलाफ मैदान में चुनाव में था उतारा, मंत्रिमंडल से वो हटाए गए, सारी चीज़ें। लेकिन ये भी है कि संविधान सभा का शामिल किए गए। वो तो अम्बेडकर जी ने कहा है कि संविधान सभा में खाली एक लिमिटेड उद्देश्य के लिए आया था कि मुझे अपने वंचित वर्गों के हितों की रक्षा करनी है। लेकिन जब उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको दे दी गई, पूरा संविधान ही एक तरह से उनके नाम पर लिखा गया। तो ये भी है, गांधी जी अकेले व्यक्ति थे जो अपनी तमाम आलोचना विरोध के बावजूद अम्बेडकर को उनका जो ड्यू सम्मान मिलना चाहिए था वो उन्होंने दिया। ये गांधी जी का वो है। अब पूर्णिमा जी ने कहा कि अम्बेडकर और नेहरू के मतभेद थे, लेकिन जो अम्बेडकर का सबसे बड़ा मतभेद किस बात पे था? हिंदू कोड बिल को लेकर के अम्बेडकर को लगता था नेहरू देर कर रहे हैं। ठीक है, उसी मुद्दे पे किया था कि देरी से कर रहे हैं तो जल्दी आना चाहिए। नेहरू का ये था कि अभी माहौल ऐसा नहीं है एकदम से हम चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो ये सारे वैचारिक मुद्दे उस समय थे। अब आज से 70 साल 75 साल पहले क्या परिस्थिति थी उस पर हम आज की राजनीति पर चर्चा करने के बजाय अगर हम आज की राजनीति पर चर्चा करें तो ज़्यादा बेहतर है। आज कोई भी दल देश का वो अम्बेडकर का अपमान करके राजनीति में सर्वाइव नहीं कर सकता, ये सच्चाई है। वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे दूसरी पार्टियां हों। तो इसलिए अम्बेडकर सबके लिए एक वो है, आराध्य कहिए या आदरणीय है। गांधी की आलोचना तो कर लेते हैं, गांधी के हत्यारे का महिमा मंडन करने वाले लोकसभा में बैठे रहते हैं और प्रधानमंत्री जी भी उन्हें दिल से माफ नहीं करते। तो लेकिन अम्बेडकर के खिलाफ अगर एक शब्द कहीं हुआ तो उस पर होता है। क्लिप की बात जहाँ तक है, राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क में इतना कहा था कि अभी भारतीय समाज में असमानता है इसलिए आरक्षण की जरूरत है, लेकिन जिस दिन असमानता खत्म हो जाएगी उस दिन आरक्षण की जरूरत नहीं रहेगी, ये खत्म हो जाएगा। तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, इतनी क्लिप निकाल करके पूरे देश में चला दी गई थी। याद करिए
जैसे अमित शाह के भाषण में किया गया ना कि 12 सेकंड का वो उतना जो अम्बेडकर पर उन्होंने बोला वो चलाया गया। तो ये राजनीतिक क्लिपें निकाल के तो चलाते रहे हैं। वो सोना वाली मशीन वाला सबको मालूम है कि क्या उन्होंने कहा था, क्या चलाया गया, बाकायदा मतलब उसको IT सेल से प्रचारित किया गया। तो ये दोनों तरफ से होता रहा। कांग्रेस ने बीजेपी से ही सीखी ये सारी बातें कि कैसे चीज़ों को जो है करके। और उसके पहले अमित शाह का भाषण जो लोकसभा चुनाव में फैब्रिकेटेड था, इससे मुकदमा हुआ, तो ये सब होता रहा है। लेकिन जो मारपीट की जो ये धक्का मुक्की, मैं एक बात मानता हूँ और मेरा फर्म बिलीव है कि कोई भी सांसद और कोई भी राष्ट्रीय नेता अपने किसी साथी को धक्का जानबूझ के नहीं दे सकता, किसी पार्टी का हो। ये मेरा फर्म बिलीव है अभी तक। आगे चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे खड़गे जी हो या और भी नेता हो, कोई जानबूझ के अपने की फेलो साथी को धक्का नहीं दे सकता। धक्का स्टैम्पेड की स्थिति उत्पन्न हुई, वो घुसने की कोशिश कर रहे थे, वो रोक रहे थे, उसमें धक्का पीछे से आया और आगे वाले संभाल नहीं पाए, वो गिर पड़े। ये स्थिति हुई होगी, वीडियो में आप देखिएगा। ये मेरा अंदाज है, मैं वहाँ था नहीं, क्योंकि कोई जानबूझ धक्का नहीं देगा। इसके बावजूद जब अशोभनीय घटना हुई है तो तुरंत दोनों पक्षों को इसके डैमेज कंट्रोल के लिए आना चाहिए था, और बजाय पुलिस में जाने के सीधे FIR के लिए पहुंच गए और उधर से भी क्रॉस FIR की वो स्थिति हो गई। यानी ये लड़ाई आप और बढ़ा रहे हैं। FIR के बाद आज तक कभी भी FIR की नौबत सीधे इस तरह नहीं आई है। तो अब ये लड़ाई बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, ये तो ऐसे ही हो गया जैसे गाँव में प्रधानी के चुनाव में होता है कि FIR करा दो, क्रॉस FIR करा दो, फिर बाद में बैठी पंचायत करो और फिर वापस ले लो अपने अपने क्लेम। या तो ये कोई रणनीति होगी भाई दोनों तरफ से FIR हो जाए, फिर बैठेंगे, फिर अपनी अपनी शिकायत वापस ले लेंगे। लेकिन ये तो संसद के स्तर पर नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी भी वक्त है इसकी पहल। देखिए, राष्ट्रपति जी के बारे में कोई कह रहा था कि राष्ट्रपति जी पहल करें। राष्ट्रपति तो इन सब चीज़ों में पढ़ते नहीं हैं, वो संस्थान वो ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सर्वोच्च है। लेकिन ये पहल स्पीकर कर सकते हैं, ये पहल उपसभापति, सभापति राज्यसभा कर सकते हैं और प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं पहल। अगर प्रधानमंत्री जी स्वयं बुला लें राहुल गांधी को, नेता विपक्ष को बुला लें, अपने सारे लोगों को, और बैठ के बात करें, तो क्या मुझे नहीं लगता कोई उसमें जो है किसी तरह की अड़चन आएगी। या किसी प्राइम मिनिस्टर का इंस्टीट्यूशन जो है बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है, और खुद मोदी जी अपने आप में देश के बड़े नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं आज की तारीख में, लोकप्रियता की दृष्टि से भी और इंस्टीट्यूशन की दृष्टि से भी। तो अगर वो एक पहल कर लें इस पर कि सबको बुला के, तो भी बात बन सकती है, तो भी ये चीजें जो है दूर हो सकती हैं। और फिर राहुल गांधी के पाले में भी गेंद होगी। अगर प्रधानमंत्री जी पहल करते हैं और वो उस पहल को नकार हैं, तो पाले में उनकी गेंद होगी। ठीक है, जल्दी से करना चाहती हूँ। आपने कहा कि कोई ऐसा नेता जो सामने आके करता, मोदी जी बाकायदा ये काम कर सकते हैं, उनके पास कैपेबिलिटी भी है, कैपेसिटी भी है। लेकिन जो इस बवाल के दूसरे दिन उनके ट्वीट्स आए थे, सुबह सुबह 4-5 ट्वीट्स एक लगातार जो आए थे, तो वो तो और प्रोवोक करने का काम उसने किया ना। वो सिचुएशन को संभालने वाले ट्वीट्स नहीं थे, वो और प्रोवोक करने वाले थे, वो और चार्जेस लगाने वाले ट्वीट्स थे। तो कौन, इसके अलावा आप कौन, किससे आप उम्मीद कर सकते हैं? प्रधानमंत्री ही जब ठीक है। देखिए, लेकिन मुद्दा बहुत गंभीर है और जाहिर सी बात है, इसलिए सर जल्दी से लेते कि अमित शाह जी ने गलत कहा है और उनको त्याग पत्र दिलवा दे। प्रधानमंत्री है तो अम्बेडकर जी पर घटना के बारे में जो चीजें हैं ना, घटना पर तो प्रधानमंत्री ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अभी घटना पर अभी पहल, उससे तो मैं असहमत नहीं हूँ। ये जो पहल की बात कर रहा हूँ कि उनको पहल, कि वो प्रधानमंत्री का ट्वीट अम्बेडकर जी को लेकर था, वो पॉलिटिकल लड़ाई में होगा, उसके कारण हिंसा हो जाए फिर तो देश चल नहीं सकता है। ठीक है, आगे का क्या हो इसके लिए इस पर जो है जो सुझाव आ रहे हैं वो सब सुझाव लोग सुने। मेरा भी है, विनोद जी का भी है, बाकी का भी है, उसके आधार पर कोई न कोई रास्ता निकलना चाहिए। जाहिर सी बात है, और जनता सब देख रही है और जनता सारे पक्षों को सुन रही है। सभी वरिष्ठ पत्रकारों को आपने सुना, सबकी बात, और सबकी बात लगभग एक जैसी ही है कि भाई इस पूरे मसले पर जिस तरह का रवैया दिखना चाहिए सभी पक्षों की तरफ से, वो दिखाई नहीं दिया, और इसीलिए इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, और इसीलिए संसद की गरिमा की बात हो रही है, लोकतंत्र के मान सम्मान की बात हो रही है। लेकिन क्या सियासत ऐसे ही चलेगी? और इसके पीछे जो वोट बैंक की सियासत है, क्या उसके लिए आगे ऐसी और भी तस्वीरें देखनी होंगी? क्या बातचीत के जरिए चीजें सुलझ नहीं सकती? यही तमाम बड़े सवाल थे जो हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे थे। आपकी क्या राय है? आप भी जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय लिखिएगा, अपने सवाल भी छोड़कर जाइएगा। अगले कार्यक्रम में हम उनको भी शामिल करेंगे, और आप अमरउजाला.com पर देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद। 2 को लेकर ये सत्र चला, क्या केवल वही मुद्दे देश में हंगामा मचाने के लिए काफी थे, या इसके अलावा और भी ऐसी बातें थी जो संसद के अंदर होनी चाहिए थी, जो शायद इन हंगामों की वजह से हो नहीं पाई? पॉलिटिक्स में, एक्टिविस्टों में
इस देश के बड़े बड़े एनजीओ चलाने वालों में, एकेडमिशियन में एक अजीब किस्म का पैथेटिक किस्म की नफरत रही है आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी को लेकर। गलत शब्द नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन जो टोन था उनका कहने का, जिस तरह से उन्होंने अंबेडकर 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 ये जो बात कही ना, ये बहुत ही ज्यादा मुंह चिढ़ाने वाली, मखौल उड़ाते हुए अंदाज में जो उनके मुंह से निकली। दोनों की गलतियां हैं। अगर पार्लियामेंट नहीं चल रहा है तो सत्ता पक्ष भी जिम्मेदार है और विपक्ष जिम्मेदार है। दोनों गैर जिम्मेदारपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, जिसके कारण पार्लियामेंट का ये हर्ष हमको देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को यह समझना पड़ेगा कि भाई सदन के अंदर एक्टिविस्ट मत बनो, सदन के अंदर अपने YouTube चैनल की और अपने ट्विटर हैंडल की और अपने फेसबुक पेजेस की रीच बढ़ाने की कोशिश मत करो। वो जो परिसर है वो दूसरी चीज़ों के लिए बना है। जब तक पक्ष और विपक्ष के बीच में संवादहीनता और शत्रुता भाव बना रहेगा, आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी चर्चाएं हम कर लें, कितनी चर्चाएं संसद के अंदर हो जाए, बाहर हो जाए, मीडिया में हो जाए, लेकिन जब तक ये भाव नहीं बदलेगा एक दूसरे भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स कभी भी दलित पॉलिटिक्स नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर के नाम पर सिर्फ बैलेंस कर रही है, उसकी पॉलिटिक्स कभी दलित की नहीं थी। लेकिन कांग्रेस की दलित पॉलिटिक्स जो पहले से थी, वो पुनः दलित पॉलिटिक्स को वापस लाना चाहते, क्योंकि 2024 में उनको दलितों का वोट मिला है।